दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसी साल रिलीज हुई एक नॉर्वेजियन बॉडी हॉरर फिल्म द अगली स्टेप सिस्टर। सिंड्रेला की कहानी तो हम सभी ने पढ़ी और सुनी है, और ये फिल्म उसी कहानी का एक डार्क ट्विस्टेड वर्जन है। इस कहानी की मेन किरदार सिंड्रेला नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर है। ये कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अपने जुनून में किसी चीज को पाने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है और उसका क्या अंजाम उसे भुगतना पड़ सकता है, यही हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी में हमें एल्विरा और एल्मा नाम की दो बहनें दिखाई जाती हैं। एल्विरा राज्य के प्रिंस जूलियन से प्यार करती है, दिन रात उसकी लिखी पोएम्स पढ़ती रहती है और उससे शादी के सपने देखती रहती है। उसकी माँ रिबेका पैसों और बेहतर लाइफस्टाइल की खातिर एक अमीर आदमी ऑटो से शादी कर लेती है। ऑटो की एक बेटी है एग्नेस, और इस शादी के बाद एल्विरा, एल्मा और एग्नेस तीनों स्टेप सिस्टर्स बन गई हैं। एग्नेस एल्विरा को उसका कमरा दिखाती है जिसकी खिड़की से प्रिंस जूलियन का कासल नजर आता है। एल्विरा इस बात से और ज्यादा खुश हो जाती है और बातों बातों में वो एग्नेस को भी बता देती है कि वो प्रिंस जूलियन को कितना पसंद करती है। रात में वो सब एज अ फैमिली डिनर कर रहे होते हैं, पर अचानक डिनर टेबल पर ही ऑटो को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। एग्नेस की माँ तो पहले ही नहीं थी और अब उसके सर से बाप का साया भी उठ गया। वो बहुत गम में है। एल्विरा उसके लिए हॉट चॉकलेट ले जाती है और उससे बात करके उसका दिल हल्का करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसके डैड की डेथ के बाद उसकी माँ भी दिन रात रोती रहती थी, पर हर वक्त गुजर जाता है। ये मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब एग्नेस उस पर चिल्ला पड़ती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गम को मेरे गम से कंपेयर करने की। मेरे फादर ने तुम्हारी माँ से सिर्फ उनके पैसों के लिए शादी की, वरना वो कभी उनसे शादी नहीं करते। ये सुनकर एल्विरा शॉक रह जाती है। यानी ऑटो और रिबेका दोनों ने ही एक दूसरे से पैसों के लिए शादी की थी, पर असल में दोनों ही बेचारे कंगाल थे। एल्विरा भाग कर जाती है ये बात अपनी माँ को बताने के लिए, पर वहाँ पहले से ही कर्जा वसूल करने वाले लोग आए हुए हैं और जो बचा खुचा ऑटो के पास था वो भी वो लोग ले जाते हैं। रिबेका तो बेहोश ही होने लगती है। इस उम्र में अब उसे कोई दूसरा अमीर आदमी कहाँ मिलेगा। एल्विरा उसे संभालती है और कहती है कि वो शादी कर सकती है। रिबेका कहती है कि खुद को शीशे में देखा है उसने, उससे कौन शादी करेगा। और एल्मा अभी बहुत छोटी है, अब शायद उनकी किस्मत में बर्बादी ही लिखी है। अगली सुबह एल्विरा रॉयल मैसेंजर की आवाज सुनकर जागती है। प्रिंस जूलियन के फादर यानी किंग ने राज्य की सभी यंग कुंवारी लड़कियों को रॉयल बॉल, जो कि अब से 4 महीने बाद होगा, उसके लिए इनवाइट किया है। एल्विरा के सपनों को तो जैसे पंख लग गए हों। यही तो मौका है उसके सपने सच होने का, प्रिंस जूलियन को अपना बनाने का। जैसे ही रिबेका को इस रॉयल बॉल के बारे में पता चलता है, वो एक प्लास्टिक सर्जन हायर करती है ताकि एल्विरा को खूबसूरत बनाया जा सके। और जैसा कि कहते हैं कि ब्यूटी इज पेन, तो यहाँ से एल्विरा के दर्द और तकलीफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसके ब्रेसेस हटाए जाते हैं और रिबेका उसके लिए डॉक्टर के ब्रोशर से एक नोज शेप डिसाइड करती है। डॉक्टर एक तेज धार औजार का इस्तेमाल करता है ताकि एल्विरा की नाक को सुंदर बनाया जा सके। फिर हम एक ट्रेनिंग सेंटर देखते हैं जहां राज्य की सभी लड़कियों को इकट्ठा किया गया है। यहां उन्हें रॉयल बॉल में डांस की ट्रेनिंग दी जाएगी और रॉयल एटिकेट सिखाए जाएंगे। वहां मैडम सोफिया आती है और उन्हें बताती है कि उनमें से कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा जो रॉयल बॉल का ओपनिंग डांस करेंगी। एल्विरा पूरे मन से डांस सीखने की कोशिश करती है, पर डांस टीचर को ना उसकी शक्ल पसंद है ना डांस, तो वो रूडली उसे सबसे पीछे की रो में भेज देती है और एग्नेस को सबसे आगे ले आती है। एल्विरा को बहुत बुरा फील होता है, पर वो करे भी तो क्या। दूसरी ओर जब वो कुछ ड्रेसेस ट्राई करती है तो उनमें भी फिट नहीं हो पाती, इसीलिए उसका वजन कम करने के लिए रिबेका उसके खाने पर लगाम लगा देती है। पर जब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो छुपकर खाने लगती है। कुछ दिनों बाद फाइनल गर्ल्स की लिस्ट आती है जिसमें एग्नेस का नाम सबसे ऊपर है, पर सरप्राइजिंगली उसमें एल्विरा का भी नाम है, किसी और लड़की का नाम काटकर। एल्विरा खुश हो जाती है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे डांस टीचर से पता चलता है कि उसे मेरिट पर नहीं चुना गया, बल्कि उसकी माँ ने उसका नाम लिस्ट में ऐड करने के लिए रिश्वत दी थी। रात में एग्नेस रिबेका से कहती है कि वो अपने फादर के लिए फ्यूनरल सेरेमनी करना चाहती है, पर रिबेका इसके लिए साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी इस काम के लिए पैसे नहीं हैं। ये सब काम एल्विरा की प्रिंस से शादी के बाद ही हो पाएगा।
एग्नेस गुस्से में कहती है कि बचा खुचा पैसा एल्विरा की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके फादर के फ्यूनरल के लिए नहीं। अब रिबेका कहती है कि एल्विरा का प्रोसीजर तुम्हारे फादर के फ्यूनरल से ज्यादा जरूरी है। एग्नेस आग बबूला होकर डिनर टेबल से उठकर चली जाती है। अगले दिन काउंसलिंग के दौरान मैडम सोफिया एल्विरा के अंदर का दर्द पढ़ लेती है। वो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और कहती है कि कहीं ना कहीं वो उससे रिलेट कर सकती है। वो उसे एक डिब्बी देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे अंदर क्या है बस वो इम्पोर्टेंट है। शाम को एल्विरा एल्मा के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है और उसे वो डिब्बी दिखाती है। उसके अंदर एक टेप वर्म का एग था। एल्विरा कहती है कि अगर वो इसे खा लेगी तो उसके बाद वो जितना चाहे खाना खा सकती है, जो चाहे वो खा सकती है। उसके बावजूद उसका वजन कम हो जाएगा और वो खूबसूरत हो जाएगी, और फिर जब प्रिंस से उसकी शादी हो जाएगी तो वो उसका एंटीडोट ले लेगी। एल्मा को लगता है कि अब एल्विरा हद कर रही है, उसे कुछ हो गया तो, पर एल्विरा तो जिद ठान कर बैठी है उस एग को कंज्यूम करने की। एल्मा इस बात से नाराज होकर उसे वहीं छोड़कर घर वापस चली जाती है। तभी एल्विरा को एक गन शॉट सुनाई देता है और वो देखती है कि प्रिंस अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार कर रहा है। एल्विरा और प्रिंस की नजरें टकराती हैं तो उसके दोस्त उसे ये कहकर छेड़ते हैं कि कहीं उसका दिल तो नहीं आ गया, पर प्रिंस कहता है कि ऐसी शक्ल की ओर मैं देखना भी पसंद ना करूं। उसकी इस बात से तो एल्विरा का दिल छलनी हो जाता है। अब वो और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो जाती है खुद को खूबसूरत बनाने के लिए, और वो उस टेप वर्म एग को खा लेती है। फिर हम एग्नेस को आइजक नाम के एक लड़के से मिलते देखते हैं जो उसके फादर के घोड़ों का ध्यान रखता था। वो दोनों दरअसल एक दूसरे से प्यार करते हैं। एग्नेस आइजक से कहती है कि ना चाहते हुए भी उसे प्रिंस से शादी करनी पड़ेगी अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। आइजक कहता है कि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, पर एग्नेस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। कुछ देर बाद जब एल्विरा घर लौटती है तो एग्नेस और आइजक को इंटीमेट मोमेंट में देख लेती है। उन दोनों की भी नजर उस पर पड़ती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में रिबेका एग्नेस को गुस्से में घसीटते हुए लाती है, क्योंकि जाहिर है उसे एग्नेस और आइजक के रिश्ते के बारे में पता चल गया है। वो एग्नेस पर बहुत चिल्लाती है, उसे बहुत गालियाँ देती है और उसे नौकरों के कपड़े पहनाकर उससे घर का सारा काम करवाने लगती है। दूसरी ओर एल्विरा के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कंटिन्यू रहते हैं। उसकी नाक की सर्जरी कंप्लीट हो गई है और अब उसकी नाक सुंदर हो गई है। डॉक्टर उसकी फेक आईलैशेस भी सिलता है ताकि उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिख सके, और ये बहुत बहुत पेनफुल प्रोसीजर था। अगली डांस क्लास में डांस टीचर नोटिस करती है कि एग्नेस ने आना बंद कर दिया है। रिबेका ने उन्हें लेटर के थ्रू बताया है कि एग्नेस अपने फादर की मौत के गम से निकल नहीं पा रही, इसीलिए वो रॉयल बॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जो कि सरासर झूठ था। असल में तो बस एग्नेस से नौकरानियों जैसा काम कराया जा रहा था। खैर, डांस टीचर को एग्नेस का कोई तो रिप्लेसमेंट चाहिए, और जब वो नोटिस करती है कि एल्विरा पहले के मुकाबले बेहतर दिखती है तो वो उसे ही डांस की लीड बना देती है, जिस बात से एल्विरा काफी खुश है। पर एक प्रॉब्लम हो गई है एल्विरा के साथ। बॉडी में टेप वर्म होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है, और न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, इतना कि उसका स्कैल्प दिखने लगा है। जब रिबेका उसके लिए बॉल ड्रेस मंगाती है तो वो उसमें बड़ी आसानी से फिट हो जाती है, क्योंकि टेप वर्म की वजह से उसका वजन काफी कम हो गया है। पर अचानक रिबेका उसके झड़ते हुए बाल नोटिस करती है, लेकिन उसकी वजह जानने की जहमत वो नहीं उठाती और एल्विरा के सर पर एक विग लगा देती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसी रात एल्विरा अपनी भूख मिटाने के लिए आधी रात को खाना खा रही थी छुपके। दूसरी ओर एग्नेस अपने रूम में संदूक से एक ड्रेस निकालती है, ये सोचकर कि उसी को पहनकर बॉल में चली जाएगी, लेकिन तभी एल्विरा वहाँ से गुजरती है और ये देखकर कि एग्नेस बॉल में जाने की तैयारी कर रही है वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वो एग्नेस से लड़ने लगती है और उसका ड्रेस भी फाड़ देती है। शोर सुनकर रिबेका वहाँ आती है और एल्विरा को शांत करके वहाँ से ले जाती है। वो एल्विरा से कहती है कि प्रिंस की शादी उसी से होगी, वो चिंता ना करे, और वो एल्विरा को नींद की दवा पिलाकर सुला देती है। एल्विरा प्रिंस के सपनों में खो जाती है। उधर एग्नेस अपनी फटी हुई ड्रेस को लेकर रो रही होती है। तभी कमरे में रोशनी फैल जाती है और उसे वहाँ अपनी माँ की स्पिरिट नजर आती है, जो उससे कहती है कि रो मत, तुम्हारे शूज तुम्हारी ड्रेस की पॉकेट में हैं। एग्नेस वो शूज निकालती है और अचानक बहुत से रेशम के कीड़े वहाँ आकर उसकी ड्रेस को बुनकर ठीक करने लगते हैं। फिर आखिरकार वो रॉयल बॉल का दिन भी आ जाता है।
जिसका सभी को इंतजार था। एक एक करके लड़कियां प्रिंस और उसके फादर से इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। जब एल्विरा की बारी आती है तो कोई भी उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। महफिल में हर आदमी उसके साथ डांस करना चाहता है और प्रिंस भी उसे ही चुनता है डांस के लिए। एल्विरा का तो जैसे सपना सच हो गया हो। जिन पलों को वो इमेजिन करती थी वो सच में उसके साथ हो रहे हैं। प्रिंस की नजरें उस पर से हट नहीं रही, पर तभी अचानक एक लड़की वहाँ आती है। चेहरा नकाब से ढका हुआ है उसका। प्रिंस उसे देखते ही एल्विरा को छोड़ उसकी ओर खींचा चला जाता है। एल्विरा का सपना चकनाचूर हो जाता है। वो कॉरिडोर में जाकर रोने लगती है तो उसकी माँ आकर उससे कहती है कि यहाँ और भी बहुत से अमीर मर्द हैं, वो उन्हें चूज कर सकती है अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। पर एल्विरा को तो बस उसका प्रिंस ही चाहिए। ना चाहते हुए भी उसे अपनी माँ के दबाव में बॉल रूम में वापस लौटना पड़ता है। टूटा हुआ दिल लेकर वो दूसरे मर्दों के साथ डांस करने लगती है, पर उसकी निगाहें सिर्फ प्रिंस और उस लड़की पर टिकी हैं। तभी अचानक उस लड़की का नकाब हट जाता है। एल्विरा ये देखकर शॉक रह जाती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एग्नेस ही है। एग्नेस भी इस बात से घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर उसका शू वहीं छूट जाता है। प्रिंस ऐलान करता है कि जिस भी लड़की के पैर में वो शू फिट होगा वो उसी से शादी करेगा। एल्विरा गुस्से में घर पहुंचती है और एग्नेस को जान से मारने की कोशिश करती है। एग्नेस किसी तरह खुद को उससे बचाने लगती है। तभी रेबेका वहां आ जाती है, नशे में धुत किसी आदमी के साथ। एल्विरा एग्नेस की शिकायत उससे करने लगती है कि कैसे वो छुपकर बॉल में गई थी, पर रेबेका कहती है कि तुमने प्रिंस से शादी का मौका खो दिया है। यही सच है। अब जाओ, जाकर सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो। वो उस आदमी के साथ अपने बेडरूम में चली जाती है, पर एल्विरा अभी हार नहीं मानने वाली। वो एग्नेस से उसका दूसरा शू छीन कर ले जाती है और फिर कुछ ऐसा करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपना पैर उस शू में फिट करने के लिए अपने पैर की उंगलियां काट देती है। उसकी चीख सुनकर रेबेका और एल्मा वहाँ आते हैं और उसे ऐसी हालत में देखकर शॉक रह जाते हैं। एल्विरा रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि उसे कैसे भी करके उस शू में फिट होना ही है। अब रेबेका कहती है कि तुमने गलत पैर की उंगलियां काट ली। प्रिंस के पास दूसरे पैर का जूता है, और इतना कहकर वो एल्विरा के दूसरे पैर की उंगलियां भी काट देती है। अपनी बेहोशी की हालत में एल्विरा सपना देखती है कि वो शू उसके पैर में फिट हो गया है। जब वो होश में आती है तो रियलाइज करती है कि उसके दोनों पैर की उंगलियां कट चुकी हैं। तभी उसे बाहर रॉयल मैसेंजर की आवाज सुनाई देती है, जो सभी लड़कियों को बाहर आने का इनविटेशन दे रहा है ताकि शू किसके पैर में फिट होता है इसका पता लगाया जा सके। अब एल्विरा चल तो नहीं सकती, तो वो किसी तरह रेंगते हुए सीढ़ियों तक पहुंचती है और स्लाइड करने लगती है। इस दौरान उसके शरीर पर बहुत सी चोटें लग जाती हैं। वो देखती है कि एग्नेस घर के बाहर जा रही है शू फिटिंग के लिए। एग्नेस उस पर एक आखिरी बार नजर डालती है। उसकी हालत देखकर वो भी दंग रह जाती है, पर उसे क्या, वो चुपचाप बाहर निकल जाती है और एल्विरा को मैसेंजर की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा है कि एग्नेस के पैर में शू फिट हो गया है, यानी कि अब उसकी शादी प्रिंस से होगी। एल्विरा की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। फिर एल्मा उसके पास आती है और उससे टेप वॉर्म का एंटीडोट मांगती है। एंटीडोट लेने के बाद टेप वॉर्म एल्विरा के मुंह से बाहर निकलने लगता है। इतने दिनों तक उस पर फीड करके वो बहुत बड़ा हो गया है। एल्मा उस टेप वॉर्म को बीच से काटकर मार देती है। फिर वो कुछ गहने और पैसे लेकर एल्विरा की वहाँ से निकलने में मदद करती है। वो दोनों बहनें घोड़े पर बैठकर वहाँ से दूर चली जाती हैं, एक नई जिंदगी की तलाश में, एक ऐसी जगह जहाँ उनकी टॉक्सिक माँ नहीं होगी। एंड आई विश की बेफालतू के टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी ना हो। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।